2024 की अग्नि परीक्षा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। शाम के 6 बजने वाले हैं। वीकेंड के महाबहस देख रहे हैं आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। विधानसभा चुनाव खत्म होते ही राजस्थान में लोकसभा चुनाव का संग्राम छिड़ चुका है। बीजेपी, कांग्रेस सहित सभी पार्टियों ने अपने अपने सेनापति को रणनीति बनाने के लिए मैदान में उतार दिया है। ताबड़तोड़ मैराथन बैठकें की जा रही हैं। छोटे छोटे बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से भी मंत्रणा करके जीत के लिए रणनीति बनाई जा रही है। 2024 की इस अग्नि परीक्षा में कौन पास होगा, कौन फेल होगा, यह तय होने में काफी समय लगेगा। लेकिन इम्तिहान के लिए बीजेपी की रणनीति क्या है और कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियां कितनी तैयार, इसी मुद्दे पर आज बड़ी चर्चा हम करेंगे। लेकिन उससे पहले यह खास रिपोर्ट। लोकसभा की 25 सीटों पर इम्तिहान की तैयारी। बीजेपी की रणनीति क्या, कांग्रेस में भी रायशुमारी। लोकसभा चुनाव में हम पूरी शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ जा रहे हैं और 25 की 25 सीटें हम जीत कर आएंगे। मैराथन बैठकों में लिखी जा रही सबकी हिस्सेदारी। जनता ये कह रही है कि हाँ, अब की बार लोकसभा में हम चेंज करेंगे और बहुत अच्छे बहुमत के साथ में कांग्रेस को। भारतीय जनता पार्टी को जनादेश राजस्थान में मिला और आज उनकी सरकार को तकरीबन 2 महीने के आसपास बने हुए हो गए। आज तक कोई उनका विजन तैयार हुआ नहीं। 2024 की अग्नि परीक्षा में कौन पड़ेगा किस पर भारी। तो 2024 की अग्नि परीक्षा में कौन किस पर भारी पड़ेगा, इसी को लेकर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय करवा देते हैं एक एक करके। लक्ष्मीकांत पारिक, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वर्णिम चतुर्वेदी, महासचिव पीसीसी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसके साथ ही आशुतोष रावत, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आप सभी खास मेहमानों का। चर्चा की शुरुआत स्वर्णिम चतुर्वेदी जी आप ही से करते हुए, क्योंकि सेमीफाइनल हार चुके हैं अब महापरीक्षा है, क्या तैयारी इसे लेकर, मोदी को टक्कर कैसे देंगे आप लोग? देखिए प्रियंका जी, राजस्थान में जो चुनाव हुआ था आपने देखा होगा विधानसभा का, उसमें वही मुद्दे थे जो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लेकर के जनता के बीच जाएगी। और इन्हीं मुद्दों के तहत बहुत बड़ी मुश्किल से भारतीय जनता पार्टी नेक टू नेक फाइट में जीती थी, जब इन्होंने पूरी तरह से एक झूठ का पुलिंदा खोल के जनता के सामने रख दिया। और उसके बाद जब जनता को पता पड़ा तो अपना विश्वास भी 1 महीने में जनता जो है ये जनता से खो चुके हैं। आपने देखा होगा कर्णपुर चुनाव हुए थे, सारे इन्हीं मुद्दों को लेकर के चला था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जो है पूरे प्रदेश के दौरे पर अभी निकले हुए हैं। हमने एक कार्यक्रम बनाया है जिसमें हर लोकसभा क्षेत्र का कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम चल रहा है, उसमें मिलेंगे। उसके अलावा हमारे टीकाराम जूली साहब हैं, रंधावा साहब हैं जो हमारे प्रभारी हैं, ये अध्यक्ष जी के पूरे हर कार्यकर्ता से जो भी संभव जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारी है सबके पास जा रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, वहीं जाके बात हो रही है, फीडबैक भी ले रहे हैं और निर्देश भी दे रहे हैं आगे की रणनीति। और पीईसी जो है हमारे प्रदेश इलेक्शन कमेटी, वो लगातार उनको जो आवंटित क्षेत्र है उसमें जाकर के उन्होंने फीडबैक लिया है। इसके अलावा हमने लोकसभा के लिए ऑब्जर्वर लगाए हुए हैं जो कोऑर्डिनेटर, तो लगातार वहां अपना प्रवास कर रहे हैं। ऑब्जर्वर और पर्यवेक्षक तो विधानसभा चुनाव में भी लगाए गए और कईयों के टिकट काटने के सजेशन भी दिए गए, लेकिन बावजूद इसके टिकट रिपीट किए गए। अब कहा जा रहा है कि टिकट देने में, बंटवारे में गलतियां हुई, वो गलतियां दोबारा ना हो, इसे लेकर क्या तैयारियां? देखिए, चुनाव में टिकट दिए जाते हैं, हमने अपने पार्टी के लोगों को दिए, लेकिन हाँ ठीक है, कहीं कोई कमी रही होगी तो वो कमी दूर करने का वक्त है। उसी को दूर करने के लिए लगातार सारे बड़े नेता जो है हमारे कार्यकर्ताओं के बीच है। हर जिले में आप देखेंगे जाकर के उन्हीं के बीच जाकर के सारा संवाद और बात हो रही है। लेकिन जो फीडबैक आ रहा है वो इतना शानदार आ रहा है कि हमारे कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ भारतीय जनता को हराने के लिए तत्पर है। क्योंकि आपने देखा होगा 30 सीट ऐसी थी जो 0.3% के मार्जिन से, 300 से 2500 के मार्जिन से बीजेपी जीती, वरना सरकार कांग्रेस की ही होती राजस्थान में। तो ये तैयारियां हैं, तैयारियां जबरदस्त है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो कहना चाहिए विफलताएं हैं जन जन तक पहुंचाई जा रही हैं और उसके निर्देश हमारे। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि तैयारियां पूरी हैं, अब देखना है कि सूखा पड़ा हुआ है, चूंकि राजस्थान में इस बार कितनी सीट लेकर आती है कांग्रेस। लक्ष्मीकांत पारिक जी, क्योंकि आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर कि झूठे वादे करके बीजेपी सत्ता में आई है और लोग अब परख गए हैं, समझ गए हैं कि बीजेपी झूठे वादे करती है। धर्म को लेकर राजनीति करने के भी आरोप लगातार लग रहे हैं आपके ऊपर। इस बार कौन से मुद्दे रहने वाले हैं, धर्म वाले या विकास को लेकर भी कुछ मुद्दे रखेंगे आप लोग?
प्रियंका जी, भारतीय जनता पार्टी सदैव विकास की बात करती है। मोदी का मतलब विकास है, विकास की गारंटी है, और मोदी की गारंटियों पर इस देश की जनता ने अभी भी विश्वास किया है, पहले भी विश्वास किया है। प्रियंका जी, हिंदुस्तान के चुनाव में 2014 और 2019 के चुनाव में एक बड़ा फर्क था, और वह फर्क आपको इस बार शायद देखने को नहीं मिलेगा। 2014 का चुनाव इस देश से उस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्पित चुनाव था जो अकांड भ्रष्टाचार में डूबी सरकार, यूपी की 102 की सरकार, जिसकी जननी सोनिया गांधी जी थी, जिसके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, और जिसके संरक्षक आदरणीय राहुल गांधी जी थे। उस सरकार को उखाड़ फेंक ली जनता, संकल्प लिया और संकल्प लेकर जनता इसको उखाड़ फेंका। लेकिन 2019 का चुनाव विकास के आधार का चुनाव था। विकास पुरुष माननीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव था। जनता ने फिर से ठाना था कि मोदी जो कहता है वह करता है, इसलिए हिंदुस्तान जनता ने फिर से मोदी जी को चुना। कांग्रेस तो कह रही है आप वादे पूरे ही नहीं कर रहे हैं। देश की जनता ने शायद इन 10 वर्षों में 50 से अधिक चुनाव हो चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी को 40 से अधिक चुनाव विजयश्री का हासिल हुई है। कांग्रेस कर्नाटक और हिमाचल की जो जीत है उससे बड़ी खुश होकर घूम रही है। तो मेरा मानना है कि ये तो जनता ने दिखा दिया इनको आईना, फिर भी नहीं समझे तो कोई बड़ी बात नहीं है। जिस प्रकार का इस बार का चुनाव बनने जा रहा है, देखिए राजस्थान 25 सीटें आने वाली, और हमारी लड़ाई तो 380 के पार है। ठीक है, चूंकि आपने गंभीर आरोप लगाए हैं कि सोनिया गांधी ने भ्रष्टाचार को जन्म दिया है, तो इस पर मैं जवाब लूंगी स्वर्णिम चतुर्वेदी जी से, लेकिन उससे पहले आशुतोष रावत जी आपके पास। ये प्रियंका जी पहले मेरी बातें कंप्लीट कर लेने दें। हाँ, क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जिस प्रकार से 2024 का मिशन हम लेकर चले, भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी सरकार ने देश को आर्थिक प्रगति दी है, देश को विश्व में बड़ा मानचित्र पर विश्व गुरु बनने के लिए अग्रसर किया है, देश की सैन्य ताकत बढ़ी है, देश विकास की ओर आगे बढ़ चुका है, और देश जिस प्रकार से विश्व की धरा पर संपूर्ण विश्व में सब और भारत की ओर देख रहे हैं। आज भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है, मोदी सरकार की देन है। ठीक है, अब तो मोदी सरकार की तारीफ करेंगे, लेकिन अब फैसला तो जनता को ही करना है। आशुतोष रावत जी, कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप और हम भी कर रहे हैं, आप भी इसमें शामिल हैं, और दूसरा जनता भी इसमें शामिल है। ठीक है, आऊंगी मैं। आशुतोष रावत जी, देखिए प्रियंका जी, कौन किस पर भारी पड़ेगा यह निर्भर इस बात पर करता है कि कौन अपने मुद्दों को जनता के बीच में सही से पहुंचा पाता है, और दूसरी चीज की कार्यकर्ताओं के हिसाब से कौन सीटें टिकटें दे पाता है, और कार्यकर्ताओं की मनोइच्छा को कितना पूरा कर पाता है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की एक्सरसाइज कर रही है, उसी तरह की एक्सरसाइज कांग्रेस भी कर रही है, और कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में भी ये तमाम एक्सरसाइज की थी, और भारतीय जनता पार्टी ने भी की थी। तो जिस तरह की विश्वसनीयता दोनों राजनीतिक दलों में से जनता के बीच में, जिस राजनीतिक दल की विश्वसनीयता ज्यादा होगी, जिसको ज्यादा मुद्दे अपने प्रासंगिक लगेंगे जनता को, जनता निश्चित तौर पर उस राजनीतिक दल का चुनाव करेगी। और उस सबसे बड़ी चीज जो कार्यकर्ताओं का सम्मान करेगी जो पार्टी, निश्चित तौर पर 2024 का पलड़ा उस पार्टी की ओर झुकता हुआ हमको नजर आएगा। प्रियंका जी, अब कहा जा रहा है आशुतोष रावत जी कि मुद्दों के नाम पर सिर्फ जनता को भटकाया जा रहा है, कोई असल मुद्दों पर डिस्कशन बात करने को तैयार ही नहीं है। देखिए प्रियंका जी, असल मुद्दों से कौन किसको भटका रहा है यह तय तब होगा जब दोनों राजनीतिक दल अपने अपने मुद्दे जनता के बीच में साफ तौर पर रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर और विकास के नाम पर राजनीति कर रही है, और ये दोनों मुद्दे उसने क्लियरली जनता के सामने रखे हैं। एक तरफ वो राम मंदिर का मॉडल दिखाते हैं, तो दूसरी तरफ विकास की तस्वीर दिखाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना विजन क्लियर कर रखा है। अब कांग्रेस को यह निर्धारित करना है कि वो किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएगी। कांग्रेस को जरूरत है कि वो अपने मुद्दे जनता के बीच में पहुंचाए, और अगर जनता को उनके मुद्दे प्रभावी लगे तो निश्चित तौर पर लोग उनको भी वोट करेंगे। प्रियंका, बिल्कुल। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, एक बात तो साफ है, मुद्दे आपको पहले क्लियर करने होंगे, और दूसरी चीज ये, क्योंकि नीतीश ही मिला रहे थे, इंडी गठबंधन का जो योजना था लगातार बैठकें करवा रहे थे, अब उन्होंने किनारा कर लिया है। इंडी गठबंधन का क्या होगा, इस पर भी विचार करना जरूरी है। अब ज्यादा वक्त तो बचा नहीं आप लोगों के पास।
देखिए प्रियंका जी, मुद्दा ये नहीं है कि किसके साथ किसका गठबंधन होगा। मुद्दा जो है, अभी जैसे लक्ष्मीकांत जी ने उठाया, इन्होंने सोनिया गांधी जी पर आरोप तो लगाया गंभीर, लेकिन इनके प्रधानमंत्री विश्व गुरु 10 साल से सरकार चलाते हुए एक कांग्रेस नेता के खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं कर पाई। ये भारतीय जनता पार्टी का शगल बन गया है कि आप आरोप लगाओ, सोशल मीडिया पर आओ, आप टीवी मीडिया पर, चैनल्स पर जाओ और आरोप लगा करके अपनी बात रखते रहो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो आरोपों से घिरे हुए हैं, अभी हमने देखा था इनकी सरकार के कृषि मंत्री थे, 10,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप सब साक्ष्य सहित पेश किया गया था, लेकिन कहा ईडी सीबीआई नहीं जाती क्योंकि सैया भाई कोतवाल तो डर काएगा। अब सीधी सी बात है, मुद्दे हैं। आशुतोष जी, मैं आपको एक बात ध्यान दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया धन की राजनीति करेगी, उसके आधार पर चुनाव लड़ेंगे। और हमारी कांग्रेस जो है 5 मुद्दों को लेकर के सड़कों पर है लगातार। आपको ध्यान हो, भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। 5 न्याय की बात है, जिसमें जो महिलाएं आज महंगाई से त्रस्त है, जो युवा आज सर्वाधिक बेरोजगारी दर उससे त्रस्त है, जो हमारे लोग हैं जिनको भागीदारी नहीं मिल रही सरकार में, और आप देखेंगे इनकी आर्थिक विषमता। लेकिन आपको लग रहा है कि विपक्ष में रहते आप इन मुद्दों को उठा पा रहे हैं स्वर्णिम जी? आप देखिए ना, हजारों लोग सड़कों पर हमारे साथ हमारे समर्थन में, इन मुद्दों के समर्थन में चल रहे हैं। इसलिए चल रहे हैं आज इनकी सरकार ने जो आपने कहा ना आर्थिक नीति, 80 करोड़ लोगों को हमारे द्वारा जो खाद्य सुरक्षा कानून बनाया गया था, उसके 80 करोड़ लोगों को 5 किलो के अनाज पर निर्भर कर दिया। कभी आपने सुना देश में ऐसा पहले कभी हुआ कि 80 करोड़ लोग इस रेखा के नीचे पहुंच गए जिनके पास कमाई नहीं है और सरकारी अनाज जो है उनको मुफ्त में लेने, खाद्य सुरक्षा कानून जो हमने बनाया उस पर निर्भर होना पड़ा। आज बताइए गरीब, क्या किसान की आय दुगनी हुई? आप बताइए कि क्या जो सरकार ने 10 साल में जो PSUs, हाईवे, एयरपोर्ट, क्या ये नहीं बेचे? ऐसी कौन सी आर्थिक आपने जो है विकास कर दिया? बताइए लक्ष्मीकांत जी, बताइए किसानों के आय दोगुने कर दिए क्या आपने? क्योंकि लगातार ये दावे तो बीजेपी कर रही है कि सपने नहीं हकीकत बुनते हैं। कौन से वो सपने जिन्हें आपने हकीकत में बदल डाला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से काम किया, युवाओं को जिस प्रकार से संबल प्रदान किया, स्टार्टअप योजना, मुद्रा योजना के माध्यम से लोन दे करके और शिक्षित करके और उनको रोजगार प्रदान काम करे, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। इस देश में पिछले 10 वर्षों में 10 करोड़ PF के खाते खुले। इस बात का द्योतक है कि भारतीय जनता पार्टी के समय 10 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। सीधे तौर पर यदि मैं बात करूँ किसानों की, तो किसानों की आय, किसानों का MSP बढ़ाने का काम पिछले लंबे समय बाद किसने किया? तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। भारतीय MSP किसने बढ़ाई? बीजेपी की सरकार ने बढ़ाई। किसान को सम्मान निधि देने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। किसान की क्रेडिट कार्ड के, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोन देने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किसान कौन सी गुणवत्तापूर्ण खेती करे, इस बात की गारंटी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नेशनल हाईवेज का बड़े स्तर पर निर्माण किया है। आज एयरपोर्ट्स का बड़ा निर्माण हुआ है। आज देश की कनेक्टिविटी विश्व के बड़े बड़े देशों से हो गई है और घरेलू उड़ानों की संख्या भी लगातार बढ़ी है। रेलवेज की स्थिति बढ़ी है। वंदे भारत ट्रेन के माध्यम से, अन्य ट्रेनों के माध्यम से लोग आने जाने के साधन उपलब्ध कराएं। तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से लाखों गाँवों को जोड़ा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से लाखों गाँव जोड़ा। उज्ज्वला के माध्यम से लाखों महिलाओं के आंसू पहुंचने का भारतीय जनता पार्टी सरकार ने की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जिस प्रकार स्वर्णिम चतुर्वेदी जी ने सवाल पूछे कि क्या विकास किया, तो वो तो कई सारे विकास गिना भी रहे हैं। और क्योंकि पर्टिकुलर किसानों का जिक्र आपने किया, तो वो ये भी बता रहे हैं कि किसान सम्मान निधि से लेकर और कौन कौन सी योजनाएं जो किसानों के लिए लाई गई चतुर्वेदी देश की सेना ने किया, तो बीजेपी की समय किया है। एक की बात कह रहा हूँ, इनसे एक चीज, क्या किसानों की आय दुगनी अब एक मिनट सोमनी जी, मेरी बात सुनिए, जवाब दे देना पूरा। आपकी नेता सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? वो कह रहे हैं कि प्रूफ कहां कर पाते हैं आप लोग? शायद यही तो सवाल उठ रहे हैं। क्यों है यही? अरे मैडम, सुनवाई चल रही है प्रियंका जी, सुनवाई चल रही है। न्यायालय का फैसला इनके हाथ में नहीं आया। बेल पर और जेल पर दो ही जगह कांग्रेस के नेता, या तो बेल पर, ऐसे मामले जिसे प्रूफ कर पाए भाई। आखिर बेल पर क्यों है? बेल पर क्यों है? बताइए, बेल पर क्यों है? बेल क्यों? चार्जशीट कितने मामलों में चार्जशीट पेश की गई है लक्ष्मीकांत जी? इसी पर तो सवाल उठ रहे हैं। जांच के लिए तो वहां पर एजेंसियां पहुंच ही रही हैं। आपकी जिया जी का झूठे आरोप लगाओ। आपकी अरे जमीन घोटाले में क्या हुआ? आपकी कहां तक जांच पहुंची? और क्या किस कोर्ट में चार्जशीट पेश की? और अभी आप कृषि मंत्री पर आरोप लगा देते, भाई को रिपोर्ट दर्ज कराई है, कोई जांच चल रही है उनके खिलाफ, कैसे आरोप लगा देते हैं आप? बनगढ़ आरोप लगाने के लिए आपने राफेल का मुद्दा उठाया, हिंदुस्तानी जनता ने खड़ा तमाचा आपके गाल पर मारा। अरे पिटाई की
क्योंकि राफेल मुद्दा उठाया था मोदी खिलाफ आपने, गलत तमाचा आपके गाल पर पड़ा और लोकसभा के अंदर आपकी कितनी सच्चाई पता लग गया आपको। किसान को 750 किसान जो है शहीद हो गए सड़कों पर आपके खिलाफ आंदोलन करते हुए, तब आपको उसका जवाब नहीं दे सकते। आपके राहुल गांधी राजस्थान में आए 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बोलते चले गए, एक किसान कर्ज राजस्थान आपने वो बताइए, एक एक करके बोलिए। आपने कहा था 19,000 किसान जिनकी जमीन नीलामी की बात ये मुद्दा उठाते थे, क्या वो जमीन नीलाम होने से रह गई? क्योंकि केंद्रीकृत बैंक थे, अमित शाह जी के अंडर में आते हैं वो बैंक, उनके विभाग के बैंक है। तो राजस्थान में किसानों को लूटने, बर्बाद करने हर काम आपने किया, उनको शहीद कराया, सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर किया। और सबसे बड़ी बात, सर्वाधिक बेरोजगार दर है आज, कहाँ है? क्यों 80 करोड़ लोगों आपके आरोपों पर मुस्कुरा रहे हैं लक्ष्मीकांत जी, बोलिए। मुस्कुराएंगे जी, मुस्कुराएंगे, इसलिए मुस्कुराएंगे क्योंकि इनको केवल और केवल 4 या 5 लोगों का फायदा करते रहे। और आज बड़ी हंसी आती है मुझे आप लोगों पर। देश के 70% आप लोगों के वहां से आपको आगे मीडिया सेंटर से कुछ शब्द रटाकर भेज दिए जाते हैं, वास्तविकता आप लोग पता होती नहीं है और बोलते चले जाते हैं। वो कहाँ गए राहुल गांधी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बोलते थे, वो कहते किसानों को पूरा कर्जा माफ कर दिया क्या? किसानों की जमीन नीलाम करने का काम ये महापाप आपके अशोक गहलोत सरकार ने किया, राजस्थान में किया कि नहीं किया बताइए। माफ किया और जमीन नीलाम हमने नहीं की। बड़े बेशर्मी के साथ कांग्रेस के प्रवक्ता इस चैनल पर आकर झूठ पर झूठ बोले चले जाते हैं। दिक्कत तो यही है ना कि आप लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं। आशुतोष रावत जी, चूंकि मुद्दों का जिक्र किया जा रहा है कि मुद्दे क्या रहने वाले हैं, अब राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, लोग कह रहे हैं कि अयोध्या के बाद काशी और मथुरा की बारी है, तो क्या आपको लग रहा है कि एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है लोकसभा चुनाव में? देखिए प्रियंका जी, भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर राम जन्मभूमि मंदिर के साथ में जिस तरह से 1983 से इस आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है, तो निश्चित तौर पर इसको कैश करने की पूरी कोशिश करेगी। वो अपने वोटरों के बीच में जाना चाहेगी और उसका क्रेडिट लेना चाहेगी कि हमने इस राम मंदिर का निर्माण कराया, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ये करेगी। हालांकि मुझे मथुरा और काशी के मामले पर अभी लगता है कि शायद 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इसको अपने मैनिफेस्टो में तो जगह दे सकती है, लेकिन एक बड़ी रणनीति के साथ इन दोनों मुद्दों को नहीं उठाएगी, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी के पास विकास के काम गिनाने के लिए है, राम और धर्म के नाम पर राम मंदिर गिनाने के लिए है। तो शायद ये एक ऐसा कंप्लीट डोज भारतीय जनता पार्टी के भी 2024 के चुनाव के लिए है, जिसके सहारे नरेंद्र मोदी सरकार अपनी बैतरणी पार कर सकती है। इसलिए काशी और मथुरा को शायद अभी कुछ दिन के लिए भारतीय जनता पार्टी ठंडे बस्ते में रखे, लेकिन राम जन्मभूमि पर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी कैश करेगी। और कांग्रेस के साथ में एक समस्या बार बार आती है, जिसकी स्वर्णिम जी जिक्र कर रहे थे कि हम कार्यकर्ताओं के इससे फीडबैक ले रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कभी भी कार्यकर्ताओं की राय का सम्मान नहीं कर पाती है। मुद्दों को जनता के बीच में जिस प्रभावी ढंग से पहुंचना चाहिए, जो जनता के बीच में वो पहुंचा नहीं पाती है कि किन मुद्दों को लेकर के पार्टी संघर्ष कर रही है। अगर उस चीज में कामयाबी हासिल कर ले तो शायद हो सकता है 2024 नहीं तो 2029 में जरूर भारतीय जनता पार्टी के सामने कुछ टक्कर देती हुई कांग्रेस दिखाई दे। बिल्कुल स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, ये तो चिंता करने वाली बात है, क्योंकि खुद आशुतोष जी भी ये मान रहे हैं कि आप मुद्दों को उस तरीके से उठा नहीं पाते हैं, लोगों के सामने रख नहीं पाते हैं, और जिस तरीके से राम मंदिर का मुद्दा छाया हुआ है, बीजेपी इसे भुनाएगी, तो इसके लिए भी तो कुछ बड़ा तोड़ निकालना पड़ेगा आपको। मैं खुद गई थी वहां पर, लोगों के जुबान पर सिर्फ बीजेपी और मोदी थे। इसका तोड़ क्या है आप लोगों के पास? देखिए प्रियंका जी, हम तो लोगों के मुद्दे उठाते हैं, बेरोजगारी और महंगाई से जनता ही तरसते, उन्हीं के मुद्दे उठाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछला चुनाव भी लड़ा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ झुंझुनू से ये जो है 40 शहीद जो हमारे सैनिक थे उनकी फोटो लगा करके अपना कैंपेन स्टार्ट करके, लेकिन वो मुद्दे भी आप लोग कहाँ ठीक से उठा पाते हैं? महंगाई, बेरोजगारी ये मुद्दे हैं, लेकिन सवाल तो यही कि आप लोग उठा नहीं पाते हैं। जब धर्म को लेकर राजनीति शुरू होती है तो आप लोग उसमें कूद पड़ते हैं। पहले स्थिति को साफ करना पड़ेगा ना आप लोगों को। हमारी स्थिति साफ है प्रियंका जी, हम 5 न्याय को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं और उसके लिए संघर्ष जारी है। लगातार 6700 किलोमीटर की भी यात्रा निकल रही है और पहले 4000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा हम निकाल चुके हैं। और निश्चित रूप से जनता को पता है कि उनकी दुख तकलीफ के मुद्दे तो हम उठाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी को केवल चुनाव में वोट लेने के लिए धार्मिक उन्माद फैलाते हुए भावनात्मक मुद्दे उठाने का ही कार्य करती है। वरना आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठ करके ये जवाब दे पाते कि इनकी आर्थिक स्थिति ऐसी क्यों हो गई। चतुर्वेदी साहब, आप कह रहे हैं कि बीजेपी लोगों को भटका रही है। ठीक है, भटका रही है, लोग भटक भी तो जा रहे हैं, सही रास्ते पर लाइए फिर आप, लेकिन आप अपना मैसेज कन्वे क्यों नहीं कर पाते हैं? देखिए प्रियंका जी, हम अपना काम कर रहे हैं,
हम विपक्ष में हैं, विपक्ष का दायित्व मिला, हम उसका काम कर रहे हैं। जिस दिन सही समय आएगा उस दिन जनता भी जो है, जो अगर जनता में मान लीजिए भटकेगी तो अलग बात है, लेकिन हम अपना मुद्दे उठाना क्यों बंद कर दें? हम भारतीय जनता पार्टी की तरह मुद्दे आधारित राजनीति बंद नहीं कर सकते। ये हमारी विचारधारा है, चाहे इसमें कितना भी समय लगे हम संघर्ष करेंगे। हमने पहले भी संघर्ष किया है, अगर आजादी नहीं थी तो हमने तब भी संघर्ष किया और आजादी लेकर के आए। ठीक है, लक्ष्मीकांत पारिक जी जल्दी से इस पर जवाब पेश करिए। देखिए, कांग्रेस के पास दिशा है न दशा है, न नेता है और न जनता के साथ है। कांग्रेस की स्थिति इस देश में 1885 बनी ए.ओ. हुम द्वारा स्थापित कांग्रेस की स्थिति आज हाशिए पर चली गई है और कांग्रेस को ममता बनर्जी के सामने अपनी सीटों के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। कहीं अखिलेश यादव के सामने अपनी सीटों के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, तो कहीं पंजाब में जाकर अरविंद केजरीवाल के सामने नतमस्तक होना पड़ रहा है। ये स्थिति कांग्रेस की हो गई है। कहीं महाराष्ट्र में जाकर शरद पवार के तलवे चाटने पड़ रहे हैं, तो कहीं अन्य क्षेत्रों में जाकर अलग पार्टियों के साथ जाकर के गलबली करनी पड़ रही है। तो कांग्रेस स्थिति अलग हो चुकी है। कांग्रेस की स्थिति यहाँ पर ये बन चुकी है कि एक हाशिए पर आई हुई पार्टी जिसे कोई पूछ नहीं रहा, जिसकी कोई एक यात्रा निकाल रहे हैं वे हिंदुस्तान भर के अंदर, उस यात्रा को इनके सहयोगों का सहयोग भी नहीं मिल पा रहा है। नेता राहुल गांधी को देश की जनता मानती है, न कांग्रेस के कार्यकर्ता मानते हैं। नेता खड़गे जी को राहुल गांधी और सोनिया गांधी नहीं मानती। कांग्रेस के कार्यकर्ता द्वंद्व भी यही है कि खड़गे नेता है, राहुल गांधी नेता है। अब कांग्रेस के यहाँ मेरे दोस्त बैठे हैं, कभी कभी इनसे, मेरा छोटा भाई है स्वर्णिम, इससे मैं कभी पूछ लेता हूँ, स्वर्णिम जी कि आपके नेता आखिर है कौन, खड़गे जी कि राहुल गांधी है? बता दें, राहुल गांधी आपके क्या हैं? एक सांसद वाइडर से एक सांसद राहुल गांधी जो एक बार निष्कासित भी हो चुके हैं। खड़गे आपके नेता हैं, तो फिर खड़गे जी के नाम पर वोट मांगने की बात करें आप। आपका वोट किसके नाम पर मांगना चाहते हैं बताइए ना। हम कहते हैं मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, आपका नेता कौन है? पूरा विपक्ष मिलकर मोदी का विकल्प ढूंढ नहीं पा रहा। आखिर आपके पास नेता कहाँ है? नेता विहीन विपक्ष हो चुका है, दंत विहीन व्यक्ति हो, देखा है ना आपने। वैसे आपकी पक्ष की स्थिति नेता विहीन विपक्ष है इस समय इस देश पर। दोनों को आपने सुना, बीजेपी और कांग्रेस, जनता, ये तो साफ है कि लोकसभा चुनाव की फाइट बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। बिल्कुल, देखिए प्रियंका जी, इस बार का जो लोकसभा का चुनाव होगा वो निश्चित तौर पर रोचक होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का माहौल अभी देश के अंदर और खासतौर पर उत्तर भारत के अंदर जिस तरह का माहौल बना रखा है, उसका तोड़ क्या कांग्रेस अगले 2 महीने के अंदर ढूंढ पाएगी? क्या वाकई ऐसा कोई करिश्माई मुद्दा जनता के बीच में कांग्रेस ले जा पाएगी? जो जिस तरह का माहौल अभी देखने के लिए मिल रहा है उसके उतर कुछ परिणाम आए, इस बात के कितनी गंभीरता से इस बात पर कांग्रेस विचार करती है, यह निर्भर इस पर करेगा। क्योंकि 2024 के चुनाव में कई मुद्दे ऐसे हैं जो अभी तक जनता के बीच में सही ढंग से नहीं पहुंचे। अगर जनता के बीच में वो मुद्दे पहुंचे तो दोनों राजनीतिक दलों में से एक बिल्कुल सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने मुद्दों को लोगों तक पहुंचाया जाए और ठीक तरीके से पहुंचाया जाए, तभी जीत हासिल कर सकते हैं। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं। अब देखना है कि जनता किसके वादे पर एतबार करती है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा के लिए। तो अग्नि परीक्षा 2024 पर हमने सबसे बड़ी चर्चा की। अब लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है, देखना होगा कि जीत किसके खाते में पहुंचती है और किसे हार का स्वाद चखना पड़ता है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।